नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास माइक हैंकी से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार की शाम मुंबई के लिए रवाना हुए थे। रवानगी से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू करने के बाद पहला छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम दिल्ली में पिछले महीने हुआ था। गुरुवार को मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट है। उद्योगपतियों के साथ मुलाकात होगी और उसमें नई उद्योग नीति हम रखेंगे और निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू करने के पश्चात पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम दिल्ली में पिछले महीने हुआ था और कल मुंबई में है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट। इसमें उद्योगपतियों के साथ मुलाकात है, उनके सामने छत्तीसगढ़ की जो नई उद्योग नीति है उसको रखेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगी, हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो भी साथ देंगे। सभी वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, तो सभी वर्गों का साथ आने वाले चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी साथ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने की बात को प्रचारित किया था। इसके लिए बाकायदा टीएस बाबा जगह जगह घूमे भी थे, लेकिन इस बार नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने जनता से कन्नी काट ली है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष जनता से भाग रहे हैं, जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। पिछले 5 साल सरकार चलाते कांग्रेस ने जिस प्रकार जनता के सपनों को कुचला, अब वह जनता के बीच जाने से घबरा रही है। कांग्रेस का विजन केवल भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है। ये कांग्रेस भी जानती है और जान भी गई है, इसलिए कांग्रेस ने जनता के सुझाव नहीं मांगे। दीपक बैज बताया कि जनता से इतना क्यों डर रहे हैं। कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को रखा कि इस नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आने वाले 5 वर्षों के लिए जनता किस प्रकार के विकास चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र चुनाव समिति बनाई है, चुनाव घोषणा पत्र समिति, और ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी सरकार जो जब जनता बनाती है तो जो जनता के हित के अनुरूप होती है वो अपेक्षा भी करती है कि वो 5 वर्षों के अंदर में सरकार उस तरह का व्यवहार करे, सरकार उस तरह के काम करे, उनके क्षेत्र के विकास करे और भी अन्य कोई समस्या उसका निराकरण होना चाहिए। और इसीलिए घोषणा पत्र समिति का निर्माण हुआ। कल घोषणा पत्र समिति की एक जो चुनाव की प्रेस वार्ता हुई उसके माध्यम से हमने इस बात को रखा कि हम किस तरीके से जनता से हम सुझाव एकत्रित करेंगे। ये कल ब्रीफ हो चुका है। अभी 24 घंटे ही नहीं बीते थे, जैसा मैंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि जनता के अनुरूप ही सरकार को अपने घोषणा पत्र बनाने चाहिए, अपने चुनाव के अंदर में मुद्दे तय करते हैं, उसके बाद उस काम को इंप्लीमेंट करना 5 वर्षों के अंदर में, जो आपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में भी आपने देखा। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा राजनीतिक दल है छत्तीसगढ़ का, वो जनता के मतों को किस तरीके से दरकिनार करता है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला कि जब उन्होंने इस बात का बगैर संज्ञान में लिए कि जनता से सुझाव लेना चाहिए, उन्होंने सीधा अपने घोषणा पत्र की बात की कि हम कार्यकर्ताओं से पूछ के अपना घोषणा पत्र जारी कर देंगे। इसमें अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जनता से कन्नी काट रही है। मेरा पहला सवाल यह है दीपक बैज जी से, क्योंकि आजकल दीपक बैज ही ज्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे।
दीपक बैज ही बोलते हैं। तो दीपक बैज से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज को आकर बताना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्वसहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको ये है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, जनता ने तो परिणाम दे दिया और सरकार बदल गई। तो सीधा सा ये है कि जनता से भागना और जनता के बीच जाने का डर है। अखबारों में जो प्रकाशित खबर आई है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है। आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब यही है कि जनता के बीच में वो जाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष का भी उल्लेख किया। चलाते समय जनता के कामों को उन्होंने किया नहीं। जनता के बीच से जाने का, घबराने का एक कारण यह था कि वादे पूरे नहीं किए। दूसरा कारण यह था कि भ्रष्टाचार जो जमकर हुआ, और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का विजन ही भ्रष्टाचार है। इस नगरीय निकाय में यदि कब्जा करने का कोई बयान आता है तो बयान तो सामने दिखाई देता है, लेकिन पीछे यही है कि 5 साल हम कब्जा करके किस तरीके से हम भ्रष्टाचार करें। रायपुर का उदाहरण आपको मालूम है। मैं तो खुले तौर पर पूछता हूं कि कितना भूपेश बघेल जी ने नगर निगम रायपुर को ही बता दें कि 5 वर्षों में उन्होंने कितना फंड दिया या हमने 1 साल के अंदर में कितना दिया। अभी कंपेयर कर ले। कंपेयर करने की, तुलना करने की भी कोई स्थिति किसी के पास में नहीं है। कोई भी कांग्रेस का नेता ये बताने की स्थिति में नहीं रहेगा कि उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के अंदर में क्या किया है। कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है और जनता तो खैर जानी गई, उसका परिणाम बताया है। और इस बार भी इस कुशासन का जवाब निश्चित तौर पर इस चुनाव परिणाम के अंदर में मिलेगा। हमने कल, जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया है, हमने 1 वर्ष पूरा किया है और 1 वर्ष की बात को भी हम लगातार बता रहे हैं। इस चुनाव में भी बताएंगे, हमारे घोषणा पत्र में रहेगा क्या करना है वो तो है, लेकिन हमने क्या किया केवल 1 वर्षों के अंदर में हमने, जबकि पूरे चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद हमारे संगठन के चुनाव, संगठन के बाद में नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। लेकिन जो प्रमुख, जो हमने जो वादा किया था, उन वादों को हमने पूरा किया है। और इसी तर्ज पर नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत में जो हमारे घोषणा पत्र में जो चीजें समावेश करेंगे जनता के अनुरूप, उसको बहुत शीघ्र हम क्षेत्र में, क्योंकि हमारा यह कहना है कि हमारी सरकार नहीं, 1 वर्ष नहीं, इस प्रदेश की जनता का 6 वर्ष का समय खराब हुआ है। 6 साल का डेवलपमेंट खराब हुआ है। 5 साल जो उनका था और पहले के जो चुनाव के समय रहते हैं, इन 1 वर्षों में हमने उसको बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन अब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये तमाम प्रकार के विषय हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब मैदानी स्तर पर चुनावी रंग छाने लगा है, जिसके चलते वार्ड पार्षद और महापौर पद के लिए अभ्यर्थी अपने दावे पेश करने नामांकन फॉर्म लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पहले दिन महापौर पद के लिए 1 और पार्षद पद के लिए 30 फॉर्म खरीदे गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरह से आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है, जिसके चलते अब अभ्यर्थियों की दौड़ दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट शुरू हो गई है और फॉर्म लेने का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। इसी कड़ी में 22 जनवरी से पहले दिन ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने नामांकन कक्ष पहुंच पहले दिन 1 महापौर, 30 पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा। पिछले बार प्रावधान था, तो इस बार कोई प्रावधान नहीं है। पार्षदों के हिसाब से खोलना है। हाँ, रुक गए। ठीक है, ठीक। इस दौरान दुर्ग कलेक्ट्रेट में आज अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में दुर्ग शहर से विभिन्न वार्डों के लिए अपना नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे, जिसमें वार्ड 7, 8, 35, 16, 22 सहित अन्य वार्डों के लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। इस संबंध में सभी इस तरह से तैयारियों और नामांकन फॉर्म जमा किए जाने को लेकर जानकारी दी। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हमारी कंप्लीट है। समय समय पे हमारे जो दायित्व हैं चुनाव संपन्न कराने को लेकर, उसमें तैयारी अंतिम समय तक चलते रहता है।
परंतु चरणबद्ध तरीके से हमारा जो समय सीमा है उसके अनुसार हमारी तैयारी अच्छी है और हम तैयारी चुनाव संपन्न कराने के लिए हमारे सभी अधिकारी कमर कस के तैयार हैं। कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेने के फॉर्म नहीं, तो अब तक कितने आवेदन हुए? अभी तक जो है आवेदन महापौर के लिए एक व्यक्ति ने लिया है और पार्षद पद के लिए हमारे सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के माध्यम से कुल 30 पार्षद पद के लिए आवेदन कल लोगों ने क्रय किया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत सभी जगह नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुकी है। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने सभी मतदाताओं जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग प्रदान करें। पुलिस अपने सभी मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता के हिसाब से सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहेगी। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आमजनों से अपील किया है कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए आगे आएं और निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। सभी लोगों से अपील है, सभी जनता से अपील है, मतदाताओं से अपील है कि इस पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग प्रदान करें। पुलिस अपने सभी मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता के हिसाब से सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में बल का डिप्लॉयमेंट करेंगे। समय समय पर उनकी संवेदनशीलता का आकलन भी किया जाएगा और बल तदनुसार बढ़ाई जाएगी। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान सभी आमजनों से अनुरोध है कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक मतदान करने के लिए आए और निर्भीक और निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मतदान अवश्य करें। कवर्धा के 6 बैगा परिवारों को भारत के राष्ट्रपति से दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे लेकर बैगा परिवारों में से एक परिवार के सदस्य ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमें गणतंत्र दिवस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा, ये गर्व की बात है कि 6 बैगा परिवारों को भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें एक घर और कुछ अन्य लाभ मिले हैं। राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगे और पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। बैगा परिवार भी बेहद खुश है। वहीं बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने कहा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है। इन परिवारों को भारत के राष्ट्रपति के साथ भोजन करने और गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मैं उनसे मिली हूँ और वे बेहद खुश हैं। हमार तो जाए के खुशी है भैया, जाबो कहत खुशी महान हम। अब हम बिजली मिल गए समला, हम उसका दिन अंधियार में रहा कीड़ा मकोड़ा हम अब फर्क हो गए। हम खाथन पीथन बरसात के दिन में कुछ नहीं दिखा, अंधियार में बिजली जल गए, तब खुशी से खाते। बड़े गर्व की बात है इस जिले के लिए कि हमारे 6 बैगा परिवारों को वहाँ पे गणतंत्र दिवस का अवसर पर बुलाया गया है। वहाँ पे शासन केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जनमन के तहत उनको आवास मिला है, क्रेडा के तहत उनके यहाँ सभी के यहाँ लाइट लगा है, पंखा लगा है और उनको शासन की जो भी योजनाओं का जो लाभ मिला है, इसके लिए वहाँ पे उनको बुलाया गया है। फिर उनका कितने तारीख को यहाँ से निकलने का रहेगा और राष्ट्रपति जी के साथ कोई कार्यक्रम वगैरह डिनर होगा? 21 तारीख को सुबह यहाँ से निकलेंगे, 22 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पे राष्ट्रपति जी के साथ डिनर के साथ साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। फिर कैसे देखते हैं कि इतने जंगल के इतने अंदर में रहने वाले लोगों को बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के द्वारा, कैसा उनका सम्मान किस टाइप? बहुत अच्छी बात है। बैगा परिवार तो बहुत खुश है। उनको जब ये पता चला कि उनको वहाँ पे दिल्ली उनको बुलाया जा रहा है तो उनको बहुत खुशी हुई है। और जिले के लिए देखिए बहुत सम्मान की बात है, न सिर्फ हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बल्कि मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पर जो विराजमान है हमारे राष्ट्रपति जी, उनके साथ इनको भोजन करने का, गणतंत्र दिवस में शामिल होने का अवसर मिलेगा। और बहुत खुशी है, मैं उनसे मिलने गई थी, उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखते बन रही थी। पहली खुशी तो इस बात की थी कि सालों साल के बाद उनके गाँव में उनके घरों में जो लाइट लगा है सोलर के माध्यम से, उसके लिए, और दूसरा उनको जो उनके समाज के जो सभी के लिए गर्व की बात है, राष्ट्रपति जी हमारे, तो उनसे मिलने का अवसर मिलेगा तो सभी बहुत खुश हैं। और 23 तारीख को उनका यहाँ से जाने का है, 27 को उनका वापसी का है और हम सब के लिए मुझे लगता है काफी गर्व की बात है। ओडिशा सीमा स्थित गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी जंगल में हुई मुठभेड़ में बुधवार को 2 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं।
यहाँ मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंच गई है। इसे लेकर गरियाबंद के एसपी निखिल रखीजा ने बताया कि जिले के कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में शनिवार रात से अभियान शुरू हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की 10 टीमें शामिल थी। पहले दिन 2 नक्सलियों के शव, दूसरे दिन मंगलवार को 12 और तीसरे दिन बुधवार को 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में अंजू उर्फ कविता, दीपक मंडावी, सोनी उर्फ बुदरी, आलोक शंकर, सुखराम सुक्कू शामिल हैं। हमने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान कर रहे हैं। हम जल्द ही नक्सलियों की पहचान कर लेंगे। ऑपरेशन खत्म हो गया है। कल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, आज 2 बरामद किए हैं। किस तरह से आप लोग की प्लानिंग रही है, किस तरह से आप लोग अंदर गए? ये जैसे नक्सल आसूचना पर टीम रवाना हुई थी, तो इसमें कई टीमें इन्वॉल्व थी। एसटीएफ की टीम थी, जिला गरियाबंद की टीम थी, कोबरा की, सीआरपीएफ की और ओडिशा से भी एसओजी की टीम शुरू के दिनों में इन्वॉल्व की गई थी। तो इसमें संयुक्त अभियान किया था और इसमें नक्सलियों का काफ़ी बड़ा डेरा था। 20 से 25 की संख्या में होने की आसूचना थी, जिसमें इन लोग की अपने सुरक्षा बलों की टैक्टिकल मैन्यूवरिंग के कारण ये सफलता मिली है। सर, शुरुआत अभियान कहाँ से किए थे? मतलब कुल्हाड़ी घाट, भालू डिक्की से ही आप लोगों ने शुरुआत की थी? ये सारी मतलब ऑपरेशनल चीज़ें तो मैं आपसे नहीं साझा कर पाऊंगा, है ना, लेकिन ये अच्छी सफलता है और ये सुरक्षा बलों का मनोबल भी इस सफलता से बढ़ा है। सर, कुछ जवान भी इसमें घायल हैं? इसमें 2 जवान को गोली लगी थी। इसमें एसओजी का 1 जवान था और कोबरा का 1 जवान था। अभी वो लोग सुरक्षित है, रायपुर में उनका इलाज किया जा रहा है। सर, इसमें कोई बड़ा नक्सली कैडर कुछ अभी सबकी शिनाख्ती की जा रही। जिस तरह के हथियार मिले हैं, ऑटोमेटिक हथियार जनरली माओवादी के सीनियर कैडर के पास ही होता है, तो AK-47 भी आज बरामद हुई है। इससे क्लियर है कि कोई ना कोई ये बड़े कैडर है जिनकी शिनाख्ती जल्द ही की जाएगी। इन पर कितना इनाम है, कितने अपराध है, कितनी घटनाओं में शामिल थे, सारी जानकारी आपसे साझा की जाएगी। सर, ऑपरेशन खत्म हो गया? जी, ऑपरेशन अभी खत्म हो गया। कुल 72 आवर्स से ज्यादा ये ऑपरेशन चला है। 19 तारीख से सुरक्षा बल जंगलों में अपना अभियान कर रहे थे। सर, जिस तरह से आप लोग गए ऊपर, और कल भी सर ने बताया था जी सर ने कि पंचायत चुनाव या जो निगम चुनाव, उनको कुछ विघ्न डालने के लिए लोग काम करें, इस तरह से सर कुछ आज भी बरामद? जैसे आप जानते हैं कि माओवादी का जो फिलॉसफी है कि लोकतंत्र के खिलाफ है और वो सभी इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए जनता को मजबूर करते हैं, तो उसी तरह कुछ दस्तावेज जो प्राप्त हुए थे जिसकी अभी और स्टडी की जाएगी, तो इसमें उन्होंने आने वाले विगत पंचायत चुनाव के बारे में भी उल्लेख किया था कि उसको कैसे विफल बनाया जाए, और उसमें उनकी रणनीति की बात की थी। तो जैसे हम और इस दस्तावेज को और स्टडी करते हैं तो और जानकारी आपसे साझा की जाएगी, और इनकी जो योजना थी उसको भी विफल करने में हम अपनी प्रयास जारी रखेंगे। सर, पिछले दिनों इस क्षेत्र में घटनाएं कम हो रही थी नक्सल विरोधी, लेकिन इस बार एक आप लोग को बड़ी सफलता मिली। क्या लगता है कि इससे उस क्षेत्र के नक्सलियों का क्या रणनीति रहा होगा, अभी क्या मनोबल रहा होगा उनका, और आप लोग का किस तरह से? जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में गरियाबंद जिले में ये अभियान हुआ था और कई सुरक्षा बल की टीम इसमें शामिल थी, तो उसी कारण हमको ये अपना एक सफलता मिली है। सर, इन्फॉर्मेशन किस तरह से कब मिला था सर? ये सारी जानकारी तो नहीं बता पाएंगे आपको। सर, आपने जो बताया कि सरकार की नीतियों के हिसाब से, जी, इसमें ये था कि जो सभी जो नक्सली है, माओवादी है, उनके आत्मसमर्पण नीति शासन द्वारा बनाई गई, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जिसमें उनके ऊपर इनाम जो है वो उनको मिलता है, शासन की कई योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। तो यही अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जो माओवादी गलत राह पर चल रहे हैं और जो जानते हैं कि गलत राह पर आ गए हैं, तो उसको वो सरेंडर करना चाहे तो पुलिस का कैंप थाना, किसी भी कैंप थाना में आकर वो सरेंडर कर सकते हैं। सर, अमित शाह की डेडलाइन है 2026 मार्च, क्या किस तरह देखते हैं? लगातार हमारा इसमें प्रयास चल रहा है और नक्सल विरोधी अभियान हम लोग संचालन कर रहे हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन,
अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गरियाबंद मुठभेड़ से जिला मुख्यालय पहुंचे जवान प्रकाश सिंह ने बताया कि हम ऐसे ऑपरेशन करते रहते हैं, हम ऐसा करते रहेंगे। स्थिति खतरनाक थी लेकिन हमने उसका सामना किया, जैसा हम हमेशा करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। हम 3-4 दिनों तक घटनास्थल पर थे। उन्होंने पहले हम पर हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें मार गिराया। वहां कई टीमें थी। मैं इसे बहुत सफल मानता हूं। हम इसी तरह लड़ते रहेंगे और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। ये तो आप ही बता सकते हैं सर कितनी बड़ी सफलता है। हम तो ऐसे काम हमेशा करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कितने फोर्सेस थे आप लोग, कितने जन थे? हम जितने भी रहते हैं सर काफी रहते हैं। किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति बहुत डेंजरपूर्ण था लेकिन हम लोग सामना करते हैं और करते रहेंगे। कौन सा जगह था सर वो? अब जगह तो आप लोग को पता होगा सर, हमारे उच्च अधिकारी बताए होंगे। अच्छा, कितना आप लोग अभी तक मारे?
वो तो बताएंगे हमारे उच्च अधिकारी सर। हम ये सब चीज उन्हीं को बताते हैं, ये गुप्त रहता है हमारा। अच्छा, 2 डेड बॉडी और लेके अभी? हाँ, अभी और लेके आ रहे हैं हम लोग। तो आप लोग जब फील्ड में उतरे हैं तो क्या भावनाएं थी और क्या उसको पूरा कर पाए आप लोग? कर पाए सर। कब से हम लोग फील्ड पे? हम लोग सर जब से भर्ती हुए हैं। नहीं, अभी कब से थे सर? अभी कब से चल रहा है ये सर? 3-4 दिन से चल रहा था। 3-4 दिन से आप लोग उसी स्पॉट पे डटे हुए थे? जी 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 जी। कितने प्रोग्राम तो चलता है सर, महीनों 2 महीना पहले से, सालों से चलते रहता है। कितने नक्सली थे सर उस समय जब आप पहुंचे वहाँ पे? गिन थोड़ी पाते हैं सर कितने हैं। फिर भी एक अंदाजा वो नहीं बता सकते हैं सर। भारी संख्या में थे ये? भारी संख्या में थे सर। आप लोग किस तरह घेराबंदी कर रहे थे? घेराबंदी किए थे सर, हमारे ऊपर हमला किए थे, उसके बाद हम लोग जवाबी कार्रवाई किए थे। और किस तरह से? हाँ जी। पहले वो लोग अटैक किए हमारे ऊपर, उसके बाद हम लोग घेराबंदी किए और उनको ढेर कर दिए। सिर्फ आप लोग थे या उड़ीसा के भी कुछ टीम थी? टीम बहुत सारी थी सर। वो हमारे उच्च अधिकारी को पता है कहाँ कहाँ की टीम थी, कौन थी, ये सब हमारा गुप्त रहता है, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी सफलता देख रहे हैं आप इसे? सफलता तो हम बड़े ही मानते हैं सर। आगे किस तरह देखते हैं? इस तरह से और लड़ेंगे सर, और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कराएंगे हम। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। प्रकाश सिंह। ठीक, बधाई ढेर सारी आपको। बहुत बहुत बधाई भैया। बलौदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद लोगों से भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने मुलाकात की। चंद्रशेखर ने इन लोगों को न्याय दिलाने की बात कही और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को वे अपने साथियों के साथ रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इस घेराव में देश भर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। चंद्रशेखर ने सरकार पर दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के आंदोलन से समाज में न्याय और समानता की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और वे लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। समझिए कि सरकार आंखें बंद करके बैठ गई है, वो सतनामी को कुचलना चाहती है, वो सतनामी समाज के झंडे को पैरों तले रोंदना चाहती है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, संघर्ष है, वो हमारा जारी रहेगा। किस तरह की लड़ाई आगे रहेगी जारी? आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आज़ाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है, आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, जो दोषी उस पर कार्रवाई करो। आप लोगों को चुनावी रणनीति तो नहीं, क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और उस समय आप लोग, हमारे लोगों की जान जा रही है, आपको चुनावी रणनीति दिख रही है? चुनावी रणनीति की चिंता वो करें जिन्होंने 3 फेज में चुनाव करा रहे हैं जो, और रिजल्ट भी अलग अलग डेट में 18, 21, 24, उनको चिंता होगी। हमने तो तय कर रखा है, तब तो इलेक्शन में अनाउंस हुआ जब हमने आने की घोषणा की थी। और मैं आपको फिर कह दूं, हमारे लिए सतनामी समाज का सम्मान, उनका गौरव, और अपने जो इतने परिवार जो जेल में बंद हैं, उनकी रक्षा महत्वपूर्ण है, ना कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बुधवार को सद्भावना समिति द्वारा जोनल मार्केट सेक्टर 10 में भव्य संध्याकालीन भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर सद्भावना समिति जोनल मार्केट सेक्टर 10 में भी भव्य आयोजन किया गया। बता दें, सेक्टर 10 का जोनल मार्केट पूरी तरह अयोध्या नजर आया, जहां राम मंदिर स्थापना दिवस की प्रथम वर्षगांठ मनाते हुए सद्भावना समिति जोनल मार्केट में भजन संध्या का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर व पूजन अर्चन के साथ किया गया। मधुर भजन यहां पर गुंजायमान होते रहे।
दरबार की बोले सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये कर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राज हो मिले तो बरु सहज। महिला समिति के द्वारा यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जयकारे लगाए। हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि मंदार माला कुलितालकायै कपाल मालांकितशेखरायै दिव्यांबराय च दिगंबराय। आरती उतारो मेरा जन्म तेरी आरती उतारो मेरा जन्म तेरी आरती उतारो मेरा जन्म तेरी आरती उतारो। तत्पश्चात मधुर भजन प्रस्तुत किया गया। मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं। सद्भावना समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन का उद्देश्य इस प्रकार से बताया। जय जय श्री राम। सद्भावना समिति जोनल मार्केट सेक्टर 10 गोल मार्केट द्वारा यह आयोजन किया गया है। इसमें सभी हमारे कमेटी मेंबर, व्यापारी बंधु, जो सभी सेक्टर 10 वासियों ने तन मन धन से अपना सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी कमेटी का साथ दिया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भगवान राम से यह कामना करता हूँ सर्वप्रथम कि मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा सेक्टर 10, मेरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र व मेरे सगे संबंधी सभी स्वस्थ, निरोगी एवं दीर्घायु हों। पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं चेतनानंद ताम्रकर दुर्ग मेडिकल सेक्टर 10 से हूँ और मैं यहाँ पे इतना अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतने तादाद में लोग आकर हमारे जो इस सद्भावना जो कमेटी है उसका उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और रामचंद्र जी हमारे बीच में इतने बढ़िया प्रदर्शित हुए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये आयोजन नहीं है, ये हमारे राज्य की उपलब्धि है कि और हमारे सेक्टर 10 की उपलब्धि है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएँ जो रामचंद्र जी के आशीर्वाद से शुरू हो रहा है। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया है और जिन्होंने भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। और मैं आशा भी करता हूं कि आगे चल के भी वो हमारा साथ दे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमें सब शक्ति दे। और हमारे पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। धन्यवाद। बहरहाल सेक्टर 10 जोनल मार्केट का ये नज़ारा अयोध्या की तर्ज पर राममय नजर आया। दीपों को जलाकर, रंगोली डालकर यहाँ पर खुशियां मनाई गई। इस दौरान क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, जब चले आएंगे बिहारी, जब चले आएंगे बिहारी, जब चले आएंगे बिहारी। श्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी श्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी श्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी श्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी
सेवक भैया करके सीधा गरीब। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, अरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन गुटरा एक काबिल था, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूढ़ी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, अरे राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिखरी निराला श्री राम के बिना, भक्ति में लेना हनुमान के बिना, अरे भक्ति निराला श्री राम के बिना, भक्ति में लेना हनुमान के बिना, अरे दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, अरे दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय बजरंग बली, जय जय श्री राम। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।